4 के नंबर पर इस वक्त सिमटी हुई है। एआईएमआईएम पिछली बार की तरह 5 पर है, कांग्रेस से ज्यादा। हमारी चर्चा इस बात का इशारा करती है कि कांग्रेस को अब अपने दम पर भरोसा करने का समय शायद आ गया है। दूसरी पार्टियों के सहारे कांग्रेस वो शायद अचीव नहीं कर पा रही है जो पहले अकेले अचीव करती थी। लेकिन बड़ी खबर, बिहार में एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। लेकिन चिराग पासवान की तस्वीरें, आप केंद्रीय मंत्री हैं और वो इन परिणामों के बाद वो भी जश्न मना रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं। जेडीयू के दफ्तर के बाहर भी वही स्थिति है, बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी वही स्थिति है। हम का स्ट्राइक रेट तो और भी अच्छा है, 6 सीटें मिली थी उसमें 5 उनके हाथ में हैं, आरएलएम 4 में। बिहार रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया। मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है, एसआईआर के खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर है, घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने जवाब दिया है। हर तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि एनडीए आंकड़ों में सबसे आगे है और एनडीए के हक में आंकड़े आते दिख रहे हैं जो अभी 205 पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 31 पे महागठबंधन और 7 अन्य हैं। राहुल लाल, अभी आप यश श्रीवास्तव को सुन रहे थे, क्या यश श्रीवास्तव जो कह रहे हैं वो भी वर्जन है आज की चर्चा का, वो भी एक पहलू है? देखिए, बिल्कुल एक पहलू जो वो तथ्य रख रहे हैं कि अलग अलग जगह वीवीपैट के पर्चे या ये तमाम तरह की चीज़ें, वो चीज़ें हम लोगों को दिखी हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतदाता अधिकार यात्रा में एसआईआर को लेके जनता बहुत ज़बरदस्त तौर पे जुड़ रही थी, तो वो वहाँ पर तक एसआईआर के साथ लोग कोरिलेट कर रहे थे। लेकिन वो यात्रा जब समाप्त होती है तो वो कैंपेन कहीं न कहीं उसी जगह पे जनता के बीच में, हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि राजीव जी की जो है कि विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले भी जो है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ पे हरियाणा के तथ्यों को रखा। लेकिन जो जनता के बीच आप संवाद करते हैं वो संवाद कहीं न कहीं उसी जगह पे रुका। तो ये भी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए थी समूह का कि उस संवाद को जनता के साथ आप कैसे आगे बढ़ाते। अब अभी देखिए, इस पूरे जो 205 सीट है उसको अमित शाह जी सीधे सीधे एसआईआर के ऊपर जनता की स्वीकृति का मुहर वाकई वो घोषित कर रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि क्या इस चुनाव का मुद्दा, मैं पहले भी कहा, एसआईआर इस चुनाव का मुद्दा बन पाया था? एसआईआर इस चुनाव का मुद्दा नहीं बना हुआ था, पलायन था, बेरोजगारी था, तमाम तरह के मुद्दे थे। लेकिन एसआईआर जनता के बीच में जब वोट लोग डालने के लिए जा रहे थे उस समय वो मुद्दा नहीं बना था। अगर वो मुद्दा बना हुआ होता तो हमें लग रहा है कि एक एक जनता तक अगर ये संदेश होता तो इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार की गड़बड़ी करने के लिए, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां जो भी हम लोगों को दिख रही है, सासाराम में दिखा, जो वहाँ पे उस मामले में भी स्पष्टीकरण हालांकि पूछा गया, वीवीपैट की पर्चियों का मामला है, तो इस चीज़ को एक एंड तक ले जाना पड़ेगा। और यश जी से एक सवाल में मैं ये भी करूँगा कि देखिए, यश जी की अलग अलग चुनाव तो संपन्न हो ही रहे हैं, अलग अलग विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। राहुल गांधी बड़ी विस्तार के साथ रिसर्च करके जो है वो चुनाव की खामियों को और किस प्रकार से उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही है वो सामने में रख रहे हैं। लेकिन अंततः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारी जिम्मेवारी है, वो परिणाम घोषित करता है। तो यश जी आखिर अंततः अगर जनादेश ये चोरी हो रहा है तो उस जनादेश चोरी को आखिर रोका कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो फिर आप अभी मान लीजिए हम लोग बिहार पे बात कर रहे हैं, कल फिर पश्चिम बंगाल पे विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे तो राज्य दर राज्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो वहाँ पे उसकी एक अंतिम रणनीति क्या रहेगी जिसके कारण से कि देश को अगर ये संवैधानिक संकट की स्थिति है भी तो उस संवैधानिक संकट से बाहर निकाला जाए, ये सवाल भी लोगों के मन में उठ रहा है। यश जी, ये सवाल पूछ के कम से कम आपने मेरी शंका को और थोड़ी जगह तो दिलवा ही दी। और निश्चित रूप से यदि हमें अपने चुनाव आयोग पर थोड़ा सा भी संशय है, जो कि प्रमाणित है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हुई है, तो जिस देश में लोकतंत्र है वहां इस थोड़ी बहुत गड़बड़ी की भी गुंजाइश इजाजत में तो नहीं है। और यहीं से अब हमारी जो रणनीति है वो शुरू होती है। तो आगे आने वाले समय में हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि हम जनता के न्याय के लिए लड़ने के अलावा इस गड़बड़ी को भी किस तरीके से रोका जाए, कैसे इस देश में चुनावी प्रक्रिया को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए, ये भी देखें। और बाकी जो कुछ मीडिया आज कहेगा, बीजेपी जो कहेगी, और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं लेकिन उसके अलावा सब कुछ करते हैं, वो भी जो कुछ भी चाहेंगे वो कहेंगे, तो कहने वालों को कहने दीजिए।
बाकी हम अपने न्याय के लिए अडिग हैं, देश के न्याय के लिए अडिग हैं और हम वो करते रहेंगे। ठीक है यश श्रीवास्तव जी, आपने कह दिया हम ये सब करते रहेंगे। लेकिन विपिन शर्मा जी, अभी जो राहुल लाल जी ने सवाल यश श्रीवास्तव जी को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं माध्यम हूं, बस जगह दे रहा हूं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी है तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो विचारधारा से सहमत नहीं है। स्पष्ट ये बात समझ में आती है। ऐसा क्यों हो गया विपिन जी कि इतना बड़ा जनादेश एनडीए को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा? वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी आखिर गई का? देखिए, समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ले, और कोई ना कोई तो पुख्ता कारण रहा होगा जब आरएसएस मुखिया ने एक बात करी, बातों बातों में काफ़ी उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये बात कही थी जब 2024 लोकसभा के नतीजे आए और विपक्ष को एक बोलने का मौका मिल गया, स्वर्णिम मौका। बोला कि अब ये जो सरकार बनी है मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे है। तो वहां पर भी कई बातों का जब आकलन करा गया तो समझा गया कि भाई ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इस कारण ये लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई, और दावा था कि हम 70 सीटें निकालेंगे, 400 पार का आंकड़ा होगा, 240 में सिमट गई और पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया और सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ा। तो यहां पर लेकिन उसके बाद बाउंस बैक जो करा तो वो भी मुझे लगता है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और साथ में दिल्ली राजधानी में जीत दर्ज करी और अब ये बिहार में तो इसको ऐतिहासिक एक जनादेश बोलेंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। तो यहां पर दोनों पहलू हो सकते हैं सिक्के के, कि यहां पर कोई बोलेंगे कि आप तो सारा समय जाहिर कर देते हैं चुनावी मोड में रहकर, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि आप किसी चीज को हल्के में नहीं लेते, जो काम करते हैं गंभीरता से करते हैं। और ये चुनाव तो जग जाहिर है रणनीति पे लड़े जाते हैं। आपका संगठन कितना मजबूत है, एक नारा दिया था मेरा बूथ सबसे मजबूत, भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, तो बड़ा कारगर साबित हुआ। तो यहां पर अभी इस समय आप एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठाएं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको सवाल उठाने का हक मिलता है। आप ये सवाल उठा सकते हैं, बड़ा जायज सवाल है कि ये प्रक्रिया आपने जाके जून में शुरू करी जब चुनाव सर पे थे, कुछ महीने दूर रह गए थे, क्या कारण आन पड़ा था, पहले क्यों नहीं आप नींद से जागे? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। लेकिन साथ साथ काउंटर सवाल यह भी बनेगा कि 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव होने जा रहा था और बिहार के चुनाव थे, तो 5 तारीख को राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, और जब इतना बीच में गैप आ गया तो ये ऐसे कई सवाल टाइमिंग को लेकर सब पे उठेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस समय मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अगर जनता की नब्ज समझने में कोई भी राजनीतिक दूर रह जाए, हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है। मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर
बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है। और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड बोल रहे थे इस वक्त चिराग पासवान। फिलहाल आप लोगों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक।